सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये नाम हम सब ने खबरों में न जाने कितनी बार सुना है, पर असल में ये है क्या? ये बनी कैसे? इसे चलाता कौन है और इसकी ताकत की हदें क्या है? तो चलिए आज जरा इसी को अच्छे से समझते हैं, परत दर परत। देखिए, हर बड़ी संस्था का एक मोटो होता है, एक पहचान होती है। सीबीआई का मोटो है उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता, मतलब हार्ड वर्क, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। और सच कहूं तो यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर इस एजेंसी का पूरा भरोसा टिका हुआ है। तो इन ऊंचे आदर्शों वाली एजेंसी का असली काम क्या है? बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे अहम जांच एजेंसी है। चाहे वो करप्शन का मामला हो, कोई बड़ा आर्थिक घोटाला हो या फिर कोई संगीन जुर्म, जब भी कोई बड़ा पेचीदा मामला सामने आता है तो सबकी नजरें एक ही एजेंसी पे टिक जाती हैं, सीबीआई। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सीबीआई जितनी पावरफुल दिखती है, इसकी कानूनी बुनियाद उतनी सीधी नहीं है। ये न तो कोई संवैधानिक संस्था है जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन, और न ही इसे संसद के किसी कानून ने बनाया है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे अपनी सारी शक्ति मिलती कहां से है? इसका जवाब छुपा है 1946 के एक काफी पुराने कानून में, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। है ना ये एक अनोखी व्यवस्था? तो आज हम 4 मुख्य हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले, सीबीआई का जन्म कैसे हुआ, फिर इसका ढांचा और लीडरशिप कैसी है, इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र और उसकी सीमाएं क्या हैं, और आखिर में इसकी आज़ादी को लेके सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसकी पैदाइश से। और ये कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं सोचते, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। साल था 1941। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। उस वक्त भारत में ब्रिटिश सरकार को जंग के सामान की सप्लाई में हो रहे करप्शन की फिक्र सताने लगी, और इसी जरूरत से जन्म हुआ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का, जिसे एसपीई कहते थे। खैर, जंग तो खत्म हो गई, पर भ्रष्टाचार नहीं। तो 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाकर इस एजेंसी को एक कानूनी ढांचा दे दिया गया। और फिर आया साल 1963, जब होम मिनिस्ट्री के एक आदेश ने इसी एसपीई का दायरा बढ़ाकर इसे वो नाम दिया जिसे आज हम सब जानते हैं, सीबीआई। तो युद्ध की जरूरत से जन्मी ये एजेंसी आज काम कैसे करती है, इसका ढांचा कैसा है, और भाई सबसे जरूरी, इसकी कमान किसके हाथ में होती है? सीबीआई का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं उसके डायरेक्टर, और उनकी नियुक्ति कोई एक इंसान नहीं करता, बल्कि देश के 3 सबसे शक्तिशाली पद मिलकर ये फैसला लेते हैं। ये काम करती है एक हाई पावर्ड कमेटी। इसमें कौन कौन होता है? देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, साथ में लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस। ऐसा इसलिए ताकि डायरेक्टर का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो और उन पर किसी एक तरफ का दबाव ना रहे। अब इसी निष्पक्षता को पक्का करने के लिए डायरेक्टर को कम से कम 2 साल का एक फिक्स्ड कार्यकाल दिया जाता है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। लेकिन साल 2021 में एक नया बदलाव आया। अब क्या है कि डायरेक्टर का जो 2 साल का कार्यकाल है, उसे जनहित में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। पर हाँ, एक लिमिट है। सब मिलाकर पूरा कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब आते हैं सीबीआई के काम के सबसे बड़े पेज पर, उसकी ताकत की सीमाओं पर। और ये सीमा जुड़ी है राज्यों की सहमति से, यानी कंसेंट से। इसको जरा आसानी से समझते हैं। सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की इजाजत चाहिए होती है। ये इजाजत 2 तरह की होती है। पहली है जनरल कंसेंट, जो एक तरह से ओपन इन्विटेशन जैसा है कि सीबीआई आके जांच कर सकती है। लेकिन अगर कोई राज्य ये जनरल कंसेंट वापस ले ले तो फिर सीबीआई को हर एक केस के लिए अलग से परमिशन मांगनी पड़ती है। इसे कहते हैं केस स्पेसिफिक कंसेंट। और आप सोच ही सकते हैं कि इससे काम कितना मुश्किल और धीमा हो जाता होगा। तो जब भी सीबीआई की आज़ादी पर, इसकी ऑटोनॉमी पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। चलिए देखते हैं कि कैसे न्यायपालिका ने इस एजेंसी को बाहरी दबावों से बचाने की कोशिश की है। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1997 में, विनीत नारायणम बनाम भारत संघ केस के ऐतिहासिक फैसले के साथ। इस एक फैसले ने सीबीआई के काम करने का तरीका काफी हद तक बदल दिया। इस फैसले से 3 बड़ी चीजें निकल कर आईं। पहली, सीबीआई को ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा आजादी दी गई।
दूसरी, डायरेक्टर का जो 2 साल का फिक्स्ड कार्यकाल है वो यहीं से तय हुआ ताकि उन्हें आसानी से हटाया ना जा सके। और तीसरी, सीबीआई की जांचों पर निगरानी के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी को जिम्मेदारी दी गई, एक तरह से एक वॉचडॉग बना दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, एजेंसी की स्वतंत्रता को मजबूत करना। सुप्रीम कोर्ट का दखल यहीं नहीं रुका। साल 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में अदालत ने डायरेक्टर की कुर्सी को और भी ज्यादा मजबूती दी। इस फैसले ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि सीबीआई डायरेक्टर का ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अगर उनका तबादला करना भी है तो इसके लिए उसी हाई पावर्ड कमेटी की मंजूरी लेनी होगी जिसने उन्हें चुना था। ये एक और मजबूत कदम था जो ये पक्का करता है कि एजेंसी का प्रमुख बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। तो घूम फिर कर सवाल आज भी वही है। एक तरफ है सीबीआई की आज़ादी, उसकी स्वायत्तता की ज़रूरत, और दूसरी तरफ है उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी। इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजना ही भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।